तो हम देख रहे हैं आरएस के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए एग्जाम्स के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर और लेवल्स का एनालिसिस करेंगे। तो राजस्थान राज्य अध्ययन सेवाएं आरएस आरटीएस का संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक प्री एग्जाम 2018 का पेपर है और 5 अगस्त 2018 को आयोजित हुआ था। और जो इसका पेपर पैटर्न का नाम रहता है वो रहता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान। तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो वो दिए हुए हैं फैक्ट, दो कथन दिए हुए हैं, ए और बी दोनों को रीड करेंगे, फिर चेक करेंगे कौन से सत्य हैं। तो ए बी या ना ए ना बी या ए और बी दोनों में से दोनों को चेक करेंगे रीडिंग करके। तो ए को रीड करते हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये तो है ए फैक्ट। दूसरा बी है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुनिए, केवल ए केवल बी, ना तो ए और ना ही बी, और ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ए और बी जो दोनों हैं वो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों सत्य हैं। तो कौन से सत्य पूछा था, ए भी सत्य है बी भी सत्य है। तो ए क्या था, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी ऑप्शन है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई, जिसके संस्थापक ब्रिटिश सरकार के महासचिव जनरल सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तथा प्रथम अध्यक्ष रोमेश चंद्र बनर्जी थे। दिसंबर 1920 को नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन अथवा तथा रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार के एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 2 फैक्ट दिए हुए थे, एक 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र का और एक 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। तो ये एकदम डीप अगर आपने पढ़ रखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये क्वेश्चन हम फिर कर सकते हैं और डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। अब तो जो आरएस का पैटर्न है वो पूरा आईएएस को फॉलो करता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बेराट से, नगरी से, रेड से या नगर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेराट से। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से, बेराट स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट जो है विराटनगर, जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित एक लोह युगीन सभ्यता स्थल है, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई तथा इसका सर्वेक्षण व उत्खनन कैलाश दीक्षित तथा नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया। बेराट के उत्खनन में बौद्ध विहार के चौथे कमरे में मिट्टी के भांड में बंदी 8 चांदी की पंचमार्क एवं 28 इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं मिली है। इन सिक्कों में 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र यूनानी शासकों के अधीन था। बैक्ट्रिया के ग्रीक, यूनानी, यवन भारत के पहले विदेशी आक्रांता थे, जिनमें मिनेंडर 160 से 120 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा शासक जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागपाल सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल या भरतभद्र फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भरतभद्र फर्स्ट जो है निम्नलिखित शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, नागपुर सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, और जो भरतभद्र फर्स्ट है वो इससे संबंधित नहीं है। किससे, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रीड करते हैं और थोड़ा फैक्ट निकालते हैं इससे। नागपुर जो द्वितीय था, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नागपुर द्वितीय था, जो 795 से 833 ईस्वी भीनमाल, जालोर व अवंती उज्जैन के प्रतिहार शासक वत्सराज
783 से 795 ईसा का पुत्र था, जिसने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को परास्त कर कन्नौज राज्य को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल से ही माना जाता है। सेकंड है फिर महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम जो है वो 885 से 908 ईस्वी कन्नौज के प्रतिहार शासक मिहिर भोज व उसकी पत्नी चंड भट्टारिका का पुत्र था। महेंद्रपाल प्रथम की रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेंद्र, महेंद्र युद्ध, रघुकुल तिलक, महाराज चूड़ामणि, रघुनाथ गामणी आदि नामों से पुकारा गया है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, भुवन कोश तथा हरविलास इत्यादि ग्रंथों के रचयिता राजशेखर इनके दरबारी साहित्यकार व गुरु थे। ठीक है, तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट तीसरा है देवपाल ऑप्शन का। तो देवपाल देखते हैं। कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल 948 से 949 ईस्वी के समय का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें देवपाल परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर के विरुद्ध से विभूषित है। और चौथा ऑप्शन था भरतवर्ष प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश में भरतवर्ष प्रथम नामक किसी भी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राज्य के कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजकीय ज्योतिष के लिए। तो राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमितिक पदनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता था? राजकीय ज्योतिष के लिए। नेमितिक, तो राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमितिक पदनाम का प्रयोग राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट या विजय सिंह पथिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केसरी सिंह बारट। तो वो क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह बारट थे, जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को भीलवाड़ा के शाहपुरा के समीप देवपुरा गांव, जिसे भारत जी का खेड़ा भी कहते हैं, में कृष्ण सिंह भारत चारण के परिवार में हुआ। केसरी सिंह भारत ने 1910 ईस्वी में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर भील भारत सभा गुप्तचर सैनिक संगठन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 1914 ईस्वी में बंदी बनाकर 20 वर्ष की सजा हुई। केसरी सिंह को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। सन 1920-21 में वर्धा, महाराष्ट्र में केसरी जी के नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया था, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। 1922 ईस्वी में केसरी सिंह सह परिवार कोटा आ गए। कोटा के गुमानपुरा स्थित माणक भवन में आज भी इनके परिजन रहते हैं। 14 अगस्त 1941 ईस्वी को केसरी सिंह की वर्धा में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी ने, चार्ल्स मैटकॉफ ने, आर्थर वेलेजनी ने या जॉन चार्ल्स ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चार्ल्स मैटकॉफ। तो निम्नलिखित में से किसने? चार्ल्स मैटकॉफ ने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, रीड करते हैं इसके क्वेश्चंस का। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1813 से 23 ईस्वी ने अधीनस्थ पार्थक्य नीति का क्रियान्वयन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य देसी रियासतों पर ब्रिटिश शिरोवस्था और ब्रिटिश संप्रभुता को स्थापित करना था। दूसरी ओर देसी रियासतें भी पिंडारियों व मराठों की लूटपाट व उपद्रव से परेशान थी। इन समस्याओं से निजात पाने हेतु देसी राज्य भी अंग्रेजों से संधि करना चाहते थे। अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश पर दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ व कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से अंग्रेजों व रियासतों के मध्य 1817 से 18 ईस्वी के दौरान अधीनस्थ संधियां की गई। राजपूत राज्यों में अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि करने वाला पहला राज्य करौली तथा सबसे अंतिम राज्य सिरोही था। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। पहला राज्य कौन था? करौली था, जिसने राजपूत राज्यों में अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि करी थी। अंतिम राज्य कौन सा था? सिरोही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो देसी रियासत बूंदी थी, प्रतापगढ़ थी, उदयपुर थी या शाहपुरा थी? कौन सी थी जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? तो ऑप्शन 3, उदयपुर। उदयपुर जो है गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी देसी रियासत। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूर्ण हुई। 25 मार्च 1948 को दक्षिण पूर्व की 9 रियासतों बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक तथा एक ठिकाने कुशलगढ़ को मिलाकर राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ, जिसे पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है।
रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन के दबाव के बावजूद मेवाड़ उदयपुर रियासत पूर्व राजस्थान संघ में शामिल नहीं हुई, क्योंकि रियासती विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार उसे पृथक रहने का अधिकार था। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से मेवाड़ उदयपुर रियासत को भी पूर्व राजस्थान संघ में शामिल कर दिया गया और इसी के साथ राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ, जिसे संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी या ऋषिदत्त मेहता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, हरिभाऊ उपाध्याय। तो त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1927 ईस्वी में विजयदशमी के दिन त्याग भूमि नामक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित किया गया। त्याग भूमि का प्रत्येक अंक 64 पृष्ठों का होता था। इसमें साहित्य एवं राजनीति संबंधित सामग्री प्रकाशित होती थी। इसके अलावा उपाध्याय जी ने औदुंबर तथा नवजीवन आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। भोरासा उज्जैन में जन्मे उपाध्याय जी ने 1925 ईस्वी में सस्ता साहित्य मंडल, 1927 ईस्वी में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम तथा 1945 ईस्वी में हटुंडी में ही महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सुमेलित कीजिए। तो कुछ मंदिर दिए हुए हैं, उनके जिले दिए हुए हैं। तो कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता, नीलकंठ, 4 मंदिर दिए हुए हैं। चारों को उनके जिले से मैच करना है कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन सेकंड फर्स्ट में दे रखा है डी। तो कामेश्वर महादेव जो कहाँ है? डी यानी पाली में है। तो कामेश्वर महादेव कहाँ है? पाली में है। सेकंड में दे रखा है सी, शीतलेश्वर कहाँ है? झालावाड़ में है। शीतलेश्वर कहाँ है? झालावाड़ में है। फिर है थर्ड में बी, पीपला माता। तो पीपला माता कहाँ है? जोधपुर में है। पीपला माता कहाँ है? जोधपुर में। और चौथा है ए, तो नीलकंठ मंदिर कहाँ है? ए अलवर में है। तो कामेश्वर महादेव कहाँ है? पाली में है। शीतलेश्वर कहाँ है? झालावाड़ में। पीपला माता कहाँ है? जोधपुर में। और नीलकंठ कहाँ है? अलवर में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सुमेलित करके। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ चारों मंदिर का, रीड करते हैं। तो पहला दे रखा है इसमें कामेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कामेश्वर, शीतलेश्वर, पीपला माता और नीलकंठ। ठीक है, तो पहला कामेश्वर महादेव मंदिर यह है आउवा पाली के भोगी नदी के किनारे स्थित लगभग 1600 वर्ष पुराना शिव मंदिर है। दूसरा है शीतलेश्वर मंदिर, 689 ईस्वी में महामारू शैली में निर्मित यह शिव मंदिर झालरापाटन, झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर राज्य में स्थित तिथि अंकित मंदिरों में सबसे अधिक प्राचीन है, जिसमें अर्धनारीश्वर प्रतिमा स्थापित है। इसमें शीतलेश्वर मंदिर में। तीसरा है पीपला माता या पीपलाद माता मंदिर। पीपाड़ जोधपुर में पीपला या पीपलाद माता का प्रतिहारकालीन मंदिर है। चौथा हमारा मंदिर है नीलकंठ मंदिर। टहला अलवर में स्थित इस शिव मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक अजय पाल ने विक्रम संवत 1010 से पूर्व में करवाया था। इसमें नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। तो नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ स्थापित है? नीलकंठ मंदिर में। और नीलकंठ मंदिर कहाँ है? टहला अलवर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो चित्तौड़गढ़ किले के निम्न मंदिर दिए हुए हैं, उनमें से हमको पहचानना है कि इनमें से जैन मंदिर कौन सा है। तो कुंभश्याम मंदिर, सातवीस देवरी, समितेश्वर मंदिर या तुलजा भवानी मंदिर? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सातवीस देवरी मंदिर जो है वो जैन मंदिर है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रीड करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित फतेह प्रकाश महल के पास, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित फतेह प्रकाश महल के पास 11वीं शताब्दी में बना एक भव्य जैन मंदिर है। इसमें 27 जो है देवरियाँ होने के कारण यह 27 देवरी कहलाता है। 27 देवरी जो था जैन मंदिर कहलाता है। इस मंदिर के अंदर गुम्बद नुमा छत व खंभों पर की गई खुदाई तेलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू से मिलती जुलती है। समितेश्वर मंदिर, कालिका माता का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, संगार चौरी, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि चित्तौड़ दुर्ग के अन्य प्रमुख मंदिर है। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन और दे सकता है, इनमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले का मंदिर नहीं है। 3 दे देगा, 1 नहीं दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये याद रखने वाली बात है। चित्तौड़गढ़ किले के इंपॉर्टेंट कौन कौन से मंदिर है? समितेश्वर मंदिर, कालिका माता मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार चौरी, कुक्कुड़ेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि जो है वो चित्तौड़ दुर्ग के अन्य प्रमुख मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकार से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से 3 जो है वो तो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित है और जो चौथा एक है वो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है।
तो कौन नहीं है? जमुना दास, बक्साराम, नानक राम या नंदराम। तो ऑप्शन 3 जो है नानक राम जो है अलवर शैली चित्रकला के चित्रकार से संबंधित नहीं है। तो नानक राम चित्रकार जो है अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। जमुना दास, बक्साराम और नंदराम ये तीनों जो है ये तीनों चित्रकार जो है अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रीड करते हैं। अलवर चित्र शैली टुंडाल स्कूल की प्रमुख शैली है, जिसका आरंभ अलवर रियासत के प्रथम शासक राव राजा प्रताप सिंह के समय में हुआ। महाराजा विनय सिंह का शासनकाल अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अलवर शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं वेश्याओं को महत्व देकर प्रचुर मात्रा में चित्र चित्रित किया गया है। अलवर शैली के प्रमुख चित्रे बलदेव, गुलाम अली, जमुना दास, बुद्धराम, मूलचंद, जगन्नाथ, राम गोपाल, जगमोहन, राम प्रसाद, शालिग्राम, नंदराम, है ना, बक्साराम और राम सहाय चोटिलाल इत्यादि है। तो ये जो अलवर शैली के प्रमुख चित्रे मतलब चित्रकार है अलवर शैली के प्रमुख, तो इनमें से जो था वो ऑप्शन 3 नानक राम नहीं है और बाकी जमुना दास, नानक राम और नंदराम जो थे वो इसके चित्रकार है अलवर शैली के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रचना दी हुई है, उनके लेखक दिए हुए हैं, तो उनमें से 3 तो सही है और 1 सही नहीं है। तो बोल भारमली के लेखक क्या राघवेंद्र शर्मा है, पागी के लेखक चंद्रप्रकाश देवल हैं, कोड मध्य के मेघराज मुकुल और पग फेरो की रचना के लेखक मणि मधुकर। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए बोल भारमली के लेखक यादवेंद्र शर्मा जो है सुमेलित नहीं है। इसका मतलब बोल भारमली के लेखक यादवेंद्र शर्मा नहीं है। तो बोल भारमली राजस्थान भाषा के विख्यात साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित एक काव्य है। जब किसने क्या दिया है यहाँ? यादवेंद्र शर्मा। तो इसका लेखक कौन होगा बोल भारमली का? सत्य प्रकाश जोशी। इसके लिए उन्हें सन 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बोल भारमली में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। तो ये बोल भारमली जो इसने गलत सुमेलित किया है उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन भी इसने शॉर्ट में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गौरी देवी जो है जिस गायन शैली से संबंधित थी? लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मांड। जो गौरी देवी थी वो मांड गायन शैली से संबंध थी। तो बीकानेर के राज दरबारी गायक बंसीलाल पवार व जमुना देवी पवार के घर 14 अप्रैल 1920 ईस्वी को जन्मी गौरी देवी मांड गायन शैली से संबंधित थी। इनका विवाह 20 वर्ष की आयु में जोधपुर के एक जागीरदार मोहनलाल गामिती के साथ हुआ। इन्हें मांड मल्लिका, मरु कोकिला भी कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड गायकी को ख्याति दिलाई। वर्ष 2013 में गौरी देवी को मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नारी संत जो है दयाबाई शिष्या थी किसकी? संत चरणदास की, संत निर्भाकारचार्य की या संत रविदास की या संत रामचरण की? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है संत चरणदास की राइट आंसर हो जाएगा। तो नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? संत चरणदास की शिष्या थी। तो थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 1703 ईस्वी में अलवर के डेहरा ग्राम में जन्मे संत चरणदास जी मूल नाम रणजीत 19 वर्ष की आयु में सुखदेव मुनि से दीक्षित होकर रणजीत से चरणदास बन गए। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को आधार ग्रंथ मानते हुए चरणदासी पंथ की स्थापना की। इसको अपनाने वाले व्यक्ति कुल 42 नियम शिक्षाएं दी जाती है। चरणदास जी राजस्थान राज्य के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके द्वारा चलाए गए चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर एवं सर्वोदय है। सहजोबाई तथा दयाबाई इनकी 2 प्रमुख शिष्या थी। ठीक है, तो एक तो हो गई इनकी नारी संत दयाबाई और एक हो गई सहजोबाई, दोनों इनकी प्रमुख शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। तो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गौरी, लूर, बम या तेरह ताली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लूर। तो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? लूर। लूर जो नृत्य है मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर गरासिया जनजाति की लोर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक दल वर पक्ष दूसरे दल वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करता है। यह नृत्य घूमर नृत्य का ही एक रूप माना जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले अन्य प्रमुख नृत्य वालर, मांदल, मोरिया, गोर, रायण, कूद, गरबा, जवारा, शिकारी, बिछुआ, इंद्रपरी, लहंगी, झेला, सांग इत्यादि है। तो ये सारे जो नृत्य हैं ये सब गरासिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। और जो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है वो कौन सी थी? इन चारों ऑप्शन में से लूर थी। ठीक है, जो मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर
लूर बोतल के मेहराओं द्वारा किया जाता है। तो ये थे RS 2018 प्रीवियस ईयर 5 अगस्त 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसके इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस, और आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।